हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए पेट एग्जाम के सेकंड पेपर के हल के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग 15 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए पेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर का हल अच्छे से देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पेट एग्जाम के सेकंड पेपर के हल को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। यानी क्या कारण रहा कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों, याद करिए, आप सब क्लास में हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बताए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए चला था क्योंकि उस समय नमक पे कर अंग्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, अर्थात महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला था। दोस्तों, दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वहां से 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी नामक स्थान पर गए थे और दांडी नामक स्थान पर जाकर के उन्होंने नमक को बनाकर अंग्रेजों द्वारा नमक कानून को तोड़ा था। अगला है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। यानी किस में दिया था, खाली स्थान है। तो हम आपको गौतम बुद्ध का पूरा अच्छे से चैप्टर आप सभी को बताए हैं दोस्तों। इसमें आया हुआ है धम्म चक्र प्रवर्तनम मुद्रा, तो यही लास्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, कई बार बताए हुए हैं, पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा ने लिखा था। प्राचीन इतिहास वाले चैप्टर में आपको बताए हैं पंचतंत्र की कथाएं कौन लिखा था, विष्णु शर्मा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों, शिपिंग, बैंकिंग और बीमा, वृक्षारोपण और खान और रेलवे। तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के मध्य ट्रेन चलवाई थी। यही ट्रेन वाला ही इसमें मुख्य योजना अंग्रेजों का होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला है दोस्तों, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। दोस्तों, जजिया वैसे तो सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अकबर ने सबसे पहली बार 1564 ईस्वी में इस कर पर रोक लगाई थी। लेकिन अकबर मुगल बादशाह था और इस कर पर रोक लगाया, लेकिन आगे चलकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर को दोबारा लगा दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे। प्राचीन इतिहास के चैप्टर में आप सभी को पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये उसी के कवि थे, उसी के दरबारी कवि थे जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो बता दीजिए किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। दोस्तों हाँ, एकदम सही एकदम सही, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे, समुद्रगुप्त। याद करिएगा, बीए स्मिथ, बिसेंट आर्थर स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती को मनाते हैं। अब याद करिए, गांधी जयंती कब होगा, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होता है। यानी गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विश्व में क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जबकि गांधी जी के निधन के दिन यानी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दिल्ली में गोली मारी थी। तो 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। दोस्तों, पॉलिटिकल के क्लास में हम आप सभी को बताए हैं कि लोकसभा का सत्र बुलवाने एवं सत्र का समाप्ति करने का अधिकार, लोकसभा के सत्र को बुलवाने एवं लोकसभा के सत्र को समाप्त करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास है। कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन सही होगा। इसमें किसी ने गलती से लगा दिया है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पहले वीडियो में बताया गया है। मेरे द्वारा अपलोड किया गया पहला वीडियो था भारत के प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य। उसी शास्त्रीय लोक नृत्य में हम आपको बताया था कि कथक एक शास्त्रीय लोक नृत्य है और कथक शास्त्रीय लोक नृत्य उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको दोस्तों हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये गलत नहीं किए होंगे आप सब क्वेश्चन। भारत में शास्त्रीय लोक नृत्यों की संख्या कितनी है, तो जरा सोच के बताइए। तो हाँ, एकदम सही, भारत में शास्त्रीय लोक नृत्यों की संख्या कितनी है,
8, जबकि शास्त्रीय भाषा अगर पूछे तो आपको 6 ही बताना है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, यही 6 भाषा है। इसमें एक लोकनृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हम आपको बताए थे कहाँ का शास्त्रीय लोकनृत्य है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी वही छानेगा जो अंधा रहेगा। इस तरह से याद भी कराए थे। इसमें मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? कथकली भी केरल का है। बहुत सारा केरल का है, जैसे कथकली, कायो कोट्टिकली, मोडियट्टू, कलरीपयट्टू, मोहिनी अट्टम, ओणम, वल्लम कली, थेयम, अतापू नृत्य, ये सब जो कि उत्सव या लोक नृत्य केरल का ही है। हम आपको पढ़ाए हैं और आने वाले समय में वीडियो में पढ़ाएंगे भी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थल भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए दोस्तों, हम आपको जब आधुनिक इतिहास शुरू किए थे, आधुनिक इतिहास में जब पहला चैप्टर था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो हम आपको बताए थे कि वास्को डी गामा सबसे पहली बार 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट में आया था। दूसरी बार ये 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा जब भारत तीसरी बार आया था तो इसका निधन यहीं पर हुआ था और इसके निधन के बाद इसे केरल के कोच्चि में दफना दिया गया था। लेकिन किंतु 14 साल बाद इसके शव को निकालकर पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन लेके जाया गया। दोस्तों, पुर्तगाल का था वास्को डी गामा और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ही वास्को डी गामा का वर्तमान में मकबरा स्थित है। वो अलग बात है कि इसमें पूछ रहा है कि भारत के किस स्थान पर दफनाया गया था, तो इसका आंसर होगा कोच्चि, केरल। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? दोस्तों, कई बार पढ़ाए हैं, न जाने कितनी बार रिवीजन कराए थे। करंट अफेयर्स पढ़ाने के दौरान हर टाइम आपको अक्सर रिवीजन करा दिया करते थे भारत के सीमावर्ती देश एवं उनसे सटे भारतीय राज्य। तो दोस्तों, बांग्लादेश से कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पे मुद्रा को टका कहते हैं। अच्छी तरह से आपको याद होगा और आप ठीक भी किए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब मेरे स्टूडेंट हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों, इसमें दमन और दीव है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप एंड लद्दाख है। लद्दाख तो दोस्तों सबसे बड़ा है, लेकिन लक्षद्वीप सबसे छोटा। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पढ़ाए हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। अच्छे से पढ़ाए हैं, अच्छे से। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अक्सर क्लास में हम आपको कहते थे कि मुद्रा को याद कर लीजिए, मुद्रा एक फिक्स क्वेश्चन होगा। तो मुद्रा देखिए आ गया है, पोलैंड की मुद्रा पूछ रहा है। तो देखिए इसमें डॉलर है, तो डॉलर तो है नहीं। डॉलर वाली लिस्ट में आपको बताया था कि पोलैंड की मुद्रा डॉलर है, ये नहीं है। ये अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऐसे ब्रुनई, ऐसे देशों का डॉलर है। जबकि एन तो जापान की मुद्रा है। जापानी मुद्रा को एन कहते हैं, जबकि उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के मुद्रा को ओन कहते हैं। इसमें यही है जलांटी। जलांटी ही राइट आंसर है। जलांटी ही पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा होगी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? मुझे अच्छी से याद है, आप सभी को भी याद होगा। करंट अफेयर्स में हम आपको बताए थे कि कर्नाटक वह राज्य है जिसने काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। उसी दौरान हम आपको यह भी बात बोले थे दोस्तों कि काशी योजना से, काशी यात्रा सब्सिडी योजना से ऐसा लग रहा है जैसे यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। तो संभावना है कि आ सकता है ताकि लोगों को लगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार का है। ठीक उसी तरह से ये काशी यात्रा सब्सिडी योजना आ भी गया है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। आप सब ठीक कर चुके होंगे। अगला है दोस्तों, भारत में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? 17 स्कूली बसें उपहार में दी। तो दोस्तों, इसमें है ऑप्शन बांग्लादेश, यूक्रेन, नेपाल, श्रीलंका। दोस्तों, करंट अफेयर्स में हम आपको पढ़ाए हैं। आप करंट अफेयर्स वाला लिस्ट निकाल कर एक बार देख लीजिए। उसमें हम पढ़ाए हैं आपको कि नेपाल को ही भारत सरकार ने 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूली बसें उपहार में दिए थे। अगला है दोस्तों, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और खाली स्थान है, भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। हम आपको बताए हैं दोस्तों, कई बताए थे कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन भारत और नेपाल के बीच चलने वाली एक ट्रेन है।
और बहुत जल्द चलेगी। देखिए एग्जाम में आ भी गया है। वैसे दोस्तों हम यह भी बताए हैं कि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है, थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है, रामायण एक्सप्रेस भारत और श्रीलंका के बीच चलती है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। एक नया आ गया, भारत और नेपाल के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या होगा? भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। अगला है दोस्तों, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा? यानी एक मुहावरा है, कह रहा है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भय का सामना शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो दोस्तों सबसे बुद्धिमान, सबसे जानकार, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के एक व्यक्ति रहे आर के सिन्हा, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आर के सिन्हा को तो भारत का डॉल्फिन मैन भी कहते हैं। डॉल्फिन मैन कौन है? आर के सिन्हा। अगला है दोस्तों, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों हम आपको बताए हैं पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग। ई कुल जो आयोग रहा ये केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। दोस्तों सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। पॉलिटी के क्लास में हम आपको भाग 11 में बताए हैं। भाग 11 का 9वां है केंद्र राज्य संबंध। आपको याद होना चाहिए और उम्मीद है कि दोस्त मेरे आप ठीक भी किए होंगे। अगला है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो दोस्तों संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। देश के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद भवन, पार्लियामेंट बनाएगा। और आर्टिकल 245 में यही बताया गया है कि संसद देश के लिए कानून बनाएगी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दोस्त, प्रकाश वर्ष का एक माप है। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है यही पूछ रहा है। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, प्रकाश की गति की ही इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाए भी हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है या लिए है? तो इसमें है दोस्तों अनुच्छेद 30, 29, 27, 26। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका 29 सही होगा, क्योंकि 29 और 30 में कहा गया है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए है, आपको पढ़ाए हैं। इसमें 29 और 30 अनुच्छेद है। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों में ध्यान दिया जाएगा, और 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी जिसका संचालन अल्पसंख्यकों के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 29 सही होगा, और आपको हम पढ़ाए हैं, आप भी ठीक किए होंगे मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? यानी मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो इसमें देखिए दोस्तों, जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, 3 मौलिक कर्तव्य इसमें दिए गए हैं, तीनों के तीनों यानी कि ए सभी, पहला ऑप्शन सही है, ए सभी मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं दोस्तों की। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोजक है? यानी देखिए दोस्तों, हम आपको इकोनॉमी के क्लास में पढ़ाए हैं बहुत अच्छी तरह से। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। हम आपको 3 क्षेत्र बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में सभी प्रकार के कृषि यानी सभी प्रकार का कल्चर आता है। सेरी कल्चर, वर्मी कल्चर, हार्टिकल्चर, एपी कल्चर और वेजी कल्चर, सब जितने भी कल्चर होते हैं वो किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग आएंगे, उद्योग कारखाना किस में आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। जबकि तृतीयक क्षेत्र में सेवा सेक्टर आता है, और सेवा सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा पैसा है। सेवा सेक्टर का ही भारत में सबसे बड़ा इस समय विकास है। और सेवा सेक्टर का विकास भारत में ही नहीं, तृतीयक क्षेत्र का विकास भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यही आंसर सही होगा, और आप ठीक भी किए होंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगला है दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताए हैं कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इकोनॉमी का क्लास वाला जो नोट्स है उसे निकालिए, और आप योजना आयोग के नोट्स को देखिए, उसमें हम आपको
पक्का लिखवाए हैं कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला दोस्तों 1969 यानी 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हम आपको बताए थे दोस्तों इकोनॉमी के क्लास में, जब हम आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि 1969 में यानी 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी ने कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यही आंसर सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा विकास गेहूं को हुआ। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। और हरित क्रांति सबसे पहली बार भारत में आंध्र प्रदेश में नहीं, ये गलत किसी ने लगा दिया है ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि हरित क्रांति सर्वप्रथम शुरुआत पंजाब में हुई थी। अगला है दोस्तों जीएमटी। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों हम आपको बताए हैं, जब अक्षांश देशांतर आपको बता रहे थे, समय निकालने का तरीका बता रहे थे, उसी दौरान हम आपको जीएमटी के बारे में बताए थे और आईएसटी के बारे में बताए थे। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम। एक्चुअली दोस्तों ग्रीनविच एक शहर है, लंदन में है ग्रीनविच, और वहीं से पूरे दुनिया का समय निर्धारण किया जाता है, तो उसी जगह को कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। जबकि भारत में इसी रेखा को, इसी तरह के रेखा को आईएसटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप ठीक किए होंगे, मैं आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सामान्य वर्षा में जब अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इस प्रकार के मानसून को क्या कहते हैं? यही तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रस्फोट। प्रस्फोट का मतलब होता है फटना। फटना का मतलब बादल फटना। प्रस्फोट को बादल फटना कहते हैं। अचानक से तेजी से बारिश होने लगेगी, कई दिनों तक चलेगी लगभग, तो इसी घटना को कहते हैं प्रस्फोट, यानी कि बादल का फटना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है दोस्तों, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों देखिए, सागौन के जंगल भारत के 2 राज्यों में पाए जाते हैं। एक तो है राजस्थान। यदि ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो आपका मध्य प्रदेश ठीक होगा, तो इसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही सागौन के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो आप याद करिए दोस्तों, हम आपको पढ़ाए थे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1929 में साइमन कमीशन दूसरी बार आया था। 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया। उसी 1930 के साइमन कमीशन के रिपोर्ट के सुझाव पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना था, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्तमान में बर्मा को म्यांमार के नाम से जानते हैं, और म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, इसके अलावा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती यानी सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला है दोस्तों, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसमें किसी ने सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन लगा दिया है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने ही सबसे पहली बार INA इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और वह नया चैप्टर यही होगा 16 अक्टूबर 2022 को जो संपन्न हो रहा है पेट एग्जाम का फर्स्ट एवं सेकंड पेपर, उसी के हल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।